गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदिल अहमद आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम लोग मैथ से कुछ हटके करने वाले हैं। आज हम लोग पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। रेलवे में लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी में राष्ट्रपति पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो आपके अनुच्छेद होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी को राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी उपयोगी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, आपको एक ही वीडियो में आज मिल जाएगा। लगभग 30-32 अनुच्छेद है, आप याद भी कर लीजिएगा। और जितने भी अनुच्छेद है आपको एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में, देखिए राष्ट्रपति के बारे में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो आपको बात करें राष्ट्रपति के बारे में, बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में आता है। और सबसे पहले आपको बता दें संविधान के कितने भाग होते हैं। तो आपको बता दें संविधान के भाग के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए। संविधान के 22 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 22 भाग, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें अनुच्छेद कितने होते हैं संविधान में, अनुच्छेद कितने होते हैं। तो आपको बता दें अनुच्छेद आपके पास 395 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद? 395। उसके बाद आपको अनुसूची के बारे में बात की जाए, अगर अनुसूची के बारे में बात की जाए, अनुसूची के बारे में बात की जाए तो 12 अनुसूची होते हैं। यानी संविधान में कुल रूप से कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, जबकि अनुच्छेद आपको 395 होते हैं और अनुसूची आपके 12 अनुसूचियां होती हैं, ठीक है। तो संविधान के बारे में ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने दिया। उसके बाद आपको बता दें कि अनुसूची की संख्या किस भाग में, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का जिक्र है। तो आपको बता दें भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है। भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है। किस भाग में राष्ट्रपति का जिक्र है? तो भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है। यानी राष्ट्रपति किस भाग में आता है? भाग 5 में आता है। और आपको अनुच्छेद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल, आपको आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति आता है। और साथ में उसी के बीच 73 से 70 के बीच उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने ही आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल है। जैसे अध्यादेश की आर्टिकल है, वीटो पावर का आर्टिकल है, या राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में आर्टिकल है। या आपको बता दें कि अनुच्छेद अगर बात की जाए तो आपातकालीन अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद आपको बता दें राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति से संबंधित है, द्वितीय आपात राष्ट्रपति से संबंधित है। ये जितने भी आर्टिकल है आपको एक ही साथ एक ही जगह पे मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। अच्छा, आर्टिकल 52 है क्या? तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 के बारे में। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 53, इसके बाद आगे वाले अनुच्छेद में जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आपको पता होगा। उसके बाद आपको आगे वाले जब आर्टिकल में जाएंगे, ठीक है, जब आगे वाले आर्टिकल में जब हम लोग जाएंगे तो आपको आर्टिकल 53 के बारे में जिक्र होगा, यानी आर्टिकल 53, ठीक है।
तो आर्टिकल 53 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये भारत का सर्वोच्च पद होता है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च पद किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति कोई आदमी नहीं होता है, राष्ट्रपति एक पद है, आदमी नहीं है, ठीक है। तो आदमी का नाम नहीं है, राष्ट्रपति पद का नाम है और भारत का सर्वोच्च पद इसे माना जाता है और संविधान का भी सर्वोच्च पद इसे माना जाता है। तो आर्टिकल 52 के हिसाब से भारत का राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद आपको बात करें कि भारत का राष्ट्रपति होगा तो करेगा क्या, तो आर्टिकल 53 उसका जवाब देता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका प्रमुख होगा। यानी राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका प्रमुख, यानी कार्यपालिका प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका प्रमुख होगा। कौन? भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा। अब भाई कार्यपालिका किसे कहते हैं? वो जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? तो उसे राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 ये कहता है कि कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और कार्यपालिका किसे कहते हैं? विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करवाने वाले को कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कार्यपालिका में, इस कार्यपालिका की बात की है तो कार्यपालिका में कौन कौन आ सकता है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आ सकते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं, उपराष्ट्रपति आ सकते हैं, उसके बाद आपको बता दें प्लस पीएम, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। नरेंद्र मोदी आएंगे इसमें साथ, यानी पीएम जो प्रधानमंत्री होगा वो इसमें आएगा, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और साथ में आपको बता दें कि जितने भी केंद्रीय मंत्री, ध्यान में रखिएगा, राज्य में भी केंद्रीय मंत्री होता है और आपको बता दें कि आपको बता दें सेंटर पे भी केंद्रीय मंत्री होता है। तो हम केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हो सकता है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हो जाएगा। अब प्लस में आपका बता दें कि महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, प्लस में आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। तो आपको बता दें कार्यपालिका में कौन कौन? तो कार्यपालिका में आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय जितने भी मंत्री हमारे हो गए, जैसे नितिन गडकरी हो गए, हमारे राजनाथ सिंह हो गए, उसके बाद आपको बता दें अमित शाह हो गए। तो जितने भी मंत्री हो गए, केंद्र में जितने भी मंत्री हो गए वो सारे, और प्लस आपके महान्यायवादी, ठीक है, तो जो होंगे इन सबको मिला के कार्यपालिका कहा जाता है। इसके प्रमुख कौन होंगे? तो इसके प्रमुख आपके राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 53 के द्वारा इसके प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, अनुच्छेद 53 के द्वारा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और उसके बाद आगे का डिस्कस हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हम लोग देखा कि आर्टिकल 52 क्या होता है, अनुच्छेद 52 में दिया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या दिया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा तो आखिर काम क्या उनका? तो काम ये है कि वो कार्यपालिका प्रमुख होंगे। और कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो आपको अभी बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र के सभी मंत्री, और आपको बताते हैं कि महान्यायवादी, इन सब के साथ मिलकर एक कार्यपालिका बनता है। और कार्यपालिका का काम क्या है कि विधायिका द्वारा जो विधायिका द्वारा जो विधेयक बनाया जाता है उसका पालन करवाना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति, हमने देखा कि राष्ट्रपति एक होंगे, वो क्या करेंगे ये हमने देखा। अब उनको चुनेगा कौन? तो आर्टिकल 54 में, यही अनुच्छेद 54 में आपको क्या दिया है? अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? 54 में दिया है कि निर्वाचन मंडल क्या होगा। निर्वाचन मंडल के बारे में दिया है। निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचन मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं, यानी उसको राष्ट्रपति जी को कौन चुनेगा उसके बारे में बात आर्टिकल 54 में कहा गया है। तो आपको बता दें आर्टिकल 54 में किसके बारे में बात किया गया? निर्वाचन मंडल। अब आते हैं हम लोग निर्वाचन मंडल में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी जनता द्वारा। अप्रत्यक्ष का कहने का मतलब ये हुआ कि जनता द्वारा सीधे सीधे जिसे नहीं चुना जाए उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष उसे कहा जाता है जो जनता द्वारा सीधे सीधे चुना गया, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि प्रधानमंत्री के लिए हम लोग वोट देते हैं। हम लोग जो हमारे यहाँ जो एमपी होता है उसे हम लोग चुनते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेते हैं, ठीक है। तो वही राष्ट्रपति हमारे द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, संसद के जितने भी सदस्य, या आपको बता दें विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं, तो वो लोग जाके चुनते हैं।
तो सबसे पहले आपको बात बता दें निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले आपको बात बता दें निर्वाचन मंडल में आपको बता दें संसद के ठीक है, संसद के दोनों सदनों दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, उचली सदन और निचली सदन दोनों, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत सदस्य का उपयोग आपको बताएंगे जब हम लोग आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, महाभियोग पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाएगी तब आपको उस समय आपको मनोनीत के बारे में बताएंगे, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। जैसे 12 लोगों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के लिए, तो वो आपको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें निर्वाचन मंडल में सबसे पहला को लोग इनको चुनेगा। तो सबसे पहला बता दें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इनको चुनेंगे, सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बता दें कि राज्य के विधान, आप विधानसभा कहें या विधान मंडल कहें, बात एक ही होगा, विधानसभा या विधान मंडल कहें, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य की बात नहीं हो रहा है। जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है उनकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य की बात की जा रही है, जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, उसके बारे में बात की जा रही है। यानी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? निर्वाचित सदस्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये 2 पॉइंट आप लोग देख लिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये दोनों आदमी। उसके बाद एक और इसमें पार्ट जोड़ा गया 1995, 1 जून 1995 के बाद जब 1992 में 17वां संविधान संशोधन किया गया तब उनको जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी तीसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं दिल्ली, यानी आपका जो दिल्ली है, दिल्ली और पुडुचेरी, आपका जो पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी जो है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो आप लोग का पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा विधानसभा के, कहाँ के? विधानसभा के, सभा के निर्वाचित सदस्य, यानी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए, ये 3 आदमी जो हैं, ये 3 लोग जो हैं, यानी 3 ग्रुप की जो बात है, ये लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तैयार करते हैं। किसका निर्वाचन मंडल तैयार करते हैं? तो राष्ट्रपति का। और याद रखिएगा, और इन तीनों का ही हाथ है राष्ट्रपति को चुनने में। ये किसके हिसाब से? अनुच्छेद 54 के हिसाब से, भाग 5 के अनुच्छेद 54 के हिसाब से राष्ट्रपति को चुनने का निर्वाचन मंडल में को आएगा। तो आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी दोनों, देखिए आपको संघ शासित राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन का मतलब होता है संघ और सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो संघ शासित राज्य है आपको दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, यानी यूटी दोनों है, यूनियन टेरिटरी है। इनमें जो विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा होता है वैसे ही पुडुचेरी में विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा उसके निर्वाचित सदस्य। अब चलिए आप बात करते हैं हम लोग इसके निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि ये तो हो गया बात निर्वाचित सदस्य के बारे में, यानी कौन कौन इसमें भाग लेगा निर्वाचन मंडल में, उसके बारे में, यानी हम 3 लोगों के बारे में बात की। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, पहले दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अधिकार नहीं था, भाग लेने का अधिकार नहीं था। फिर इन लोगों को अधिकार कैसे मिला? तो आपको बता दें 17वां संविधान संशोधन जब हुआ, 17वां संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि ये भी निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। परंतु
1992 में ये लागू नहीं हुआ। ये लागू आपको बता दें 1 जून, ये लागू आपको बता दें 1 जून 1995 में ये लागू हुआ। ठीक है, 1 जून 1995 में लागू हुआ कि हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी भी विधान निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा कैसे कब हुआ ये दिल्ली और पुडुचेरी। तो आपको बता दें 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और 1 जून 1995 में ये लागू हुआ। ठीक है, अब चलिए, ये बात हुआ आपके निर्वाचन मंडल में, यानी निर्वाचन मंडल में को होगा। और आपको बता दें निर्वाचन मंडल में अब कौन कौन लोग भाग नहीं ले सकते। ये तो बात होगी निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, परंतु निर्वाचन मंडल में कौन ऐसे लोग हैं जो भाग नहीं ले सकते। अब सबसे पहले बात करें कि आपको बता दें कि जो आपको पहला था कि संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। संसद के, याद रखिएगा, दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। दोनों के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकते, याद रखिएगा। और दूसरा बात आपको बता दें कि जो राज्य विधानसभा होगा, यानी विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य, दूसरा यानी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य के जो विधानसभा होंगे उसके मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। साथ ही आपको बात बता दें विधान परिषद के भी सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, जो कि 6 राज्यों में था। उसके बाद केंद्र शासित बना दिया गया। आपको बता दें जम्मू कश्मीर को उससे हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं कि उठा प्रदेश चल रहा है, उसका भी हो गया। यानी आपको बता दें अब जितने भी बिहार जिसमें आपको बता दें विधान परिषद है, तो जितने भी विधान परिषद वाले राज्य हैं विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकते। तो सबसे पहला बात हो गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। विधानसभा के मनोनीत सदस्य यानी जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है वो लोग भाग नहीं ले सकते। उसके बाद आपको बता दें विधान परिषद के भी लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। विधान परिषद के भी लोग इसमें भाग नहीं ले सकते, यानी विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के भी। और साथ में आपको बता दें कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यानी 3 चीज आपको क्लियर हो गया आर्टिकल 54 के बारे में। ठीक है, तो अब हमने राष्ट्रपति को बना दिया, राष्ट्रपति को चुनने वाले लोगों को हमने पहचान लिया। सबसे पहले हमने देखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा हमने देखा भारत के राष्ट्रपति का काम क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का हमने काम देखा कि कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, ठीक है, प्रमुख होंगे, हेड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 54 में इनको कौन कौन लोग चुनेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 ये कहता है, यानी अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति को आप चुनिए, ठीक है। अब चुनने का प्रक्रिया क्या होगा, तो निर्वाचन प्रक्रिया, यानी निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगा इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको बात बता दें निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के, यानी जो आयरलैंड होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किसके, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। आपको बता दें कि आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। कौन, निर्वाचन प्रक्रिया, जो कि आप सुने होंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और आपने सुना होगा एकल संक्रमणीय, और आपने देखा होगा गुप्त मतदान। यानी जितना भी निर्वाचन प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, नहीं सीधा आर्टिकल 55 कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, देखिए हमारे देश में, यानी हमारे भारत राज्य में, भारतवर्ष में बहुत ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी कम है और जिनकी आबादी ज़्यादा है। जैसे आप तुलना करेंगे कि अगर आप यूपी की तुलना करें सिक्किम से, तो यूपी में विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं, जबकि आपको सिक्किम में विधानसभा की सीटें कम हैं। वही आपको बात करें
उस यूपी की तुलना अगर हम केरला से कर दे या बिहार की तुलना अगर केरला से कर दे तो बिहार में क्या है कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा है और केरला में कम है। तो सीधा सीधा फर्क पड़ सकता है निर्वाचन मंडल में। निर्वाचन मंडल में कैसे फर्क पड़ेगा, तो देखिएगा कि अगर यूपी के विधानसभा के सदस्य ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वोट देंगे, यानी उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में क्या है, भारत एक लोकतंत्र देश है, यानी यहाँ पे सबको बराबर अधिकार दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच कोई ये ना हो और राज्य राज्य के बीच कोई विभेद ना हो। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक वोट का मूल्य निकाला। क्या निकाला? वोट का मूल्य। देखिए एमएलए अगर वोट देगा, यानी विधानसभा का सदस्य अगर वोट देता है तो उसके वोट का मूल्य क्या होगा, तो बता दें उस राज्य की संख्या, यानी वोट का मूल्य निकाला जाएगा। उसके एक वोट का मूल्य कितना है तो उसके राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या। उसके बाद आपको बात करें, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, तो बता दें इसे डिवाइड करेंगे उस राज्य में उपस्थित जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या, यानी उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या, यानी उस राज्य की, जिस राज्य की जनसंख्या आप ले रहे हैं, जिस राज्य के एमएलए का वोट का मूल्य निकाल रहे हैं, ये आपको बता दें वोट का मूल्य है। ये एक एमएलए के वोट का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे वोट पड़ता है राष्ट्रपति के लिए, वो चीज आपको बता रहे हैं। तो वोट के मूल्य का प्रक्रिया नहीं, एक एमएलए के वोट का मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले बता दें राज्य की जनसंख्या, यानी जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है, की संख्या, और गुना 1/100 कर लेंगे, गुना 1/100 कर लेंगे। तो ये आपके एमएलए के वोट का मूल्य निकल जाएगा। गुना 1/100 कर लेंगे, ये आपके एमएलए के वोट का मूल्य। अब देखिए एमएलए के वोट का मूल्य आपको अभी बता रहे थे तो थोड़ा इधर नहीं दिख रहा होगा, कट गया होगा, ठीक है, हम लोगों ने चेक किया तो पता चला, ठीक है। तो सबसे आपको बता देते हैं एमएलए के वोट का मूल्य कैसे निकालना है। तो सबसे पहले बता दें कि उस राज्य की जनसंख्या निकालना है, जिस राज्य का वो होगा, यानी राज्य की जनसंख्या। सबसे पहले राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए पता उसको, ठीक है। उसके बाद उस राज्य के विधानसभा के, और एक पॉइंट छूटा था, निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी उस राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सभी सदस्य, याद रखिएगा सभी सदस्य की संख्या और गुना 1/100, गुना 1/100 कर लेंगे तो आपके एक एमएलए के वोट का मूल्य निकल जाएगा, यानी एक एमएलए के वोट का मूल्य निकल जाएगा इससे, ठीक है। अब इसके बाद बता दें कि आपको एमएलए का वोट आपने देखा कि हाँ विधानसभा भाग लेता है निर्वाचन मंडल में, ठीक है। अब आपको बता दें कि संसद भी तो भाग लेता है, यानी एक एमएलए के वोट, एमपी के वोट का क्या मूल्य होगा, तो एमपी के अगर संसद सदस्य का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक वोट का मूल्य देखे तो बता दें सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी सभी विधान, एमपी के वोट का मूल्य निकल रहा है, सभी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या, याद रखिएगा सदस्य की संख्या, और बटा आपको क्या करना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की
निर्वाचित सदस्य की संख्या, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य की संख्या। तो देखिए एमएलए के, अगर एमपी के वोट का हम बात करें तो एमपी के वोट का बात करें कि आपको सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या, या आपको बता दें विधान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये आपके एक एमपी के वोट का मूल हो गया और वो आपके एक एमएलए के वोट का मूल हो गया। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में बात करें तो आपको बात करें कि आयरलैंड से जो हमने लिया था, यानी जो आयरलैंड से हमने जो लिया था, ठीक है, जो हमने आयरलैंड से यहाँ पे लिया था, तो देखिए सबसे पहला प्रक्रिया क्या है आपको बता दें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा आपको बता दें, दूसरा इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। और इसके बाद बता दें एकल संक्रमणीय, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें तीसरा जो होता है ये आपको बता दें गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान। तो आपको याद रखें यानी गुप्त मतदान, ठीक है, एकल संक्रमणीय यानी सिंगल, ठीक है, एकल संक्रमणीय आप इसको याद कर लीजिए, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान, यानी ये तीन प्रक्रिया से आप राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात बता दें राष्ट्रपति को चुनते हैं और राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, तो 50 से 1 ज्यादा। अगर मान लीजिए 100 वोट हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति को अगर 50 + 1 मिल गया तो ये आपको बता दें 51 से राष्ट्रपति जीत जाएंगे, यानी आधे से 1 ज्यादा चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए। अब बात करें अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो आपको बता दें कि देखिए वोट क्या होता है, ऐसे ABCD अब प्रेफरेंस के आधार पे देते हैं। अगर 4 लोग खड़े हैं, A एक राष्ट्रपति, B एक राष्ट्रपति, C एक राष्ट्रपति, D, तो आप प्रेफरेंस के आधार पे देते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस होता है कि हाँ पहले में ये होना चाहिए, दूसरे में ये, यानी फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, तीसरे में ये और चौथे में। पहले में हम इनको पसंद करते हैं, दूसरे ये बनने चाहिए, तीसरे में ये और चौथे में ये, ऐसे करके देते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय होता है कि आपको बता दें कि आप एक अपना वोट, ठीक है, एक ही वोट एक आदमी दे सकता है। और गुप्त मतदान यानी आप अपने वोट को नहीं बता सकते कि हमने इनको वोट दिया है, ठीक है, तो गुप्त मतदान होता है। तो ये आपका आर्टिकल 55 था, निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 56। अब हमने राष्ट्रपति को चुन लिया। अब राष्ट्रपति को हमने चुना, सबसे पहले था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में क्या था कि राष्ट्रपति होगा तो काम क्या होगा, तो कार्यपालिका प्रमुख होगा। उसके बाद हमने आर्टिकल 55 में देखा कि आर्टिकल 54 में देखा कि राष्ट्रपति को चुनेगा कौन, तो निर्वाचन मंडल। 55 में हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। अब हम लोग 56 में देखते हैं कि राष्ट्रपति बन गए तो कितने टाइम के लिए बनेंगे, यानी कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। चलिए अनुच्छेद 56 आप लोग देखिए, अनुच्छेद 56 क्या है। अनुच्छेद 56 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष होगा। यानी भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के होंगे, तो 5 वर्षों तक बनेंगे, यानी 5 वर्षों का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल संविधान के द्वारा बनाया गया है कि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो 5 वर्षों के लिए होंगे। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो याद रखिएगा 5 वर्ष। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति महज 4 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और हमारे यहाँ जो होगा राष्ट्रपति वो 5 वर्षों के लिए अपने पद पर बना रहेगा। अच्छा एक चीज देखिए, हमको एक फैक्ट याद आया कि जो भारत का सर्वोच्च पद होता है वो भारत का सर्वोच्च पद, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो हम लोग चुनकर सर्वोच्च पद पर बैठाते हैं। जबकि हमारे और संविधान हमारे राष्ट्रपति और इंग्लैंड के राष्ट्रपति में अंतर क्या होता है कि इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ 5 वर्ष, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब एक और चीज, अब आर्टिकल हमने अब कार्यकाल देख लिया। अब 5 साल मान लिया राष्ट्रपति का खत्म हो गया। अच्छा कार्यकाल पे आपको बात बता दें, कार्यकाल के कम और ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखिए कार्यकाल के बारे में आपको बात करें और कार्यकाल के बारे में बात करें
कार्यकाल के बारे में बात करें तो कार्यकाल कम और ज़्यादा हो सकता है। किन किन केसेस में ज़्यादा हो सकता है और किन केसेस में कम हो सकता है। अगर कम की बात करें तो देखिए, अगर कम की बात करें तो कम के लिए बहुत सारे केसेस हैं और ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए बहुत कम केसेस हैं। अधिक होगा तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, अधिक होगा तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, और कम होगा तो कितने दिन का भी हो सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सबसे पहला, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु, अगर मृत्यु हो जाए। दूसरा, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति क्या दे दे, इस्तीफा, यानी राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। तीसरा क्या हो गया, महाभियोग, यानी महाभियोग लगा दिया जाए उनके ऊपर, महाभियोग लगा दे उनके ऊपर, ठीक है। एक मिनट, महाभियोग हो जाए, ठीक है। तो 3 चीज में देखिए, महाभियोग यानी 3 केसेस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कम हो सकता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या इस्तीफा दे दे, या महाभियोग उनके ऊपर लगाकर उनको हटा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे बढ़ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल या तो 6 महीने तक बढ़ सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए हम राष्ट्रपति बने हुए, आप ही राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, तो देखिए आपका कार्यकाल 5 साल तक अगर पूरा हो गया और उसके बाद जब तक चुनाव नहीं होता है तो 5 साल से आप ज़्यादा रहें, तब यानी आपका कार्यकाल बढ़ सकता है, जब तक चुनाव नहीं हुआ। एक और चीज़, अगर राष्ट्रपति आपके समय तक, यानी आपके कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं, तब जब तक राष्ट्रपति, दूसरे नए राष्ट्रपति नहीं चुने गए, तब तक आपको राष्ट्रपति के रूप में रहना है। मगर उस समय आपको एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कहा जाएगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आपको जाना जाएगा। और ये आपको कार्यकाल कितने महीने तक हो सकता है, तो 6 महीनों तक हो सकता है। यानी आपको बता दें कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, संविधान के द्वारा है, ठीक है। जो आर्टिकल आपको बता दें, आर्टिकल 62, यानी पद में रिक्ति के हिसाब से 6 महीने से ज्यादा पद रिक्त नहीं रह सकता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि इतना बात समझ आया होगा राष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, पूरे राष्ट्रपति का हम लोग 2 या 3 वीडियो में पूरे राष्ट्रपति को कवर कर लेंगे, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, आदिल अहमद मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल पर बने रहें। और जीएस जो है, जीएस पोर्शन मैंने, मेरा पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको कुछ फायदा भी हो जाए। तो धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।